क्या तुम मुझे भूल गए? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? विंग अब क्वीन की तरफ देखने लगता है। तब क्वीन कहती है, विंग पहचानो ये कौन है? तब विंग उसे ध्यान से देखकर फिर विंग एक लाउड वॉइस में कहता है, ई तुम? अब वो पर्सन स्माइल करने लगता है। उसके साथ साथ क्वीन, किंग और वो दोनों पर्सन भी स्माइल करने लग जाते हैं। वो लड़का कहता है, अब तुमने मुझे पहचाना। विंग तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? विंग एक बड़ी सी स्माइल के साथ ई को कहता है, हाँ ई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्वीन विंग से कहती है, विंग अब बताओ क्या तुमने इनको पहचाना? ये कौन है? विंग कहता है, ये अंकल यांग और ये आंट ली है। इनकी बात पर सब स्माइल करने लग जाते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। हमारा जो मेन पर्सन है, जो कि विंग का फ्रेंड भी है, उसका नाम ई है, जो कि यांग क्लान का राजकुमार है। ये भी एक फॉक्स क्लान है, पर ये विंग के फॉक्स क्लान से एकदम डिफरेंट है। विंग का फॉक्स क्लान एक प्योर एनर्जेटिक फॉक्स क्लान है, जो कि एक प्योर एनर्जी को रिक्रिएट करता है, और ई का फ्रॉग क्लैन डार्क एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। वो डार्क कल्टीवेशन करता है। ई के फादर यांग वहाँ के राजा है और ई की मदर ली वहाँ की क्वीन है। ई के फादर और विंग के फादर दोनों ही चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से विंग ई को जानता है। वो लोग बचपन में मिला करते थे, लेकिन कुछ सालों तक उनका कांटेक्ट टूट गया था, जिसकी वजह से विंग के दिमाग से ई कुछ समय के लिए हट गया था। ई को इसलिए पहचान नहीं पाया क्योंकि ई उससे 10 सालों बाद मिल रहा था, इसीलिए विंग को उसे पहचानने में इतना वक्त लगा। तो चलिए, अब यहाँ से इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। विंग अब ई से कहता है, ई तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया था, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? और वो ऐसा कह के मुंह फुला लेता है। तभी ई विंग से माफ़ी मांगता है। उससे कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कल्टीवेशन को और अच्छा बनाने में लगा हुआ था। मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुमसे इतने सालों तक दूर रहा। विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग ई से कहता है, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। विंग को मनाने लगता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों के पेरेंट्स उन्हें ऐसे देखकर बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो विंग और ई दोनों को ही बचपन से ऐसे ही झगड़ते हुए, रूठते मनाते हुए देखते आ रहे थे। वी नहीं मान रहा था। तभी क्वीन विंग से कहती है, विंग प्लीज़ मान भी जाओ, देखो वो तुम्हें कितना मना रहा है। भी ई के फादर भी कहते हैं, हाँ विंग इसमें ई की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही उसे कल्टीवेशन पावर को और अच्छा करने के लिए इतने सालों तुमसे दूर रखा। विंग इसमें ई की कोई भी गलती नहीं है। अपनी माँ और ई के फादर की ऐसी बातें सुनकर विंग कहता है, ठीक है। विंग का ये जवाब सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी क्वीन विंग से कहती है, विंग तुम ई को लेकर बाहर जाओ, मैं और तुम्हारे फादर ई के मदर फादर से कुछ बातें करना चाहते हैं। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है माँ, और वो ई को लेकर वहाँ से चला जाता है। ई भी विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसी रूम के पास वाले गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ पर जाते ही ई विंग से कहता है, ये गार्डन तो बहुत खूबसूरत है, पर विंग ई के इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी ई विंग से कहता है, विंग तुम्हें याद है हम वहाँ उस पेड़ के पास खेला करते थे? विंग अब भी इस ई का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी ई कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। ई विंग को देखकर समझ जाता है कि विंग अब भी नाराज़ है। ई कहता है, विंग क्या तुम अब भी नाराज़ हो? पर तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया था ना। विंग कहता है, वो तो मैंने अपने माँ और तुम्हारे फादर की वजह से किया था, पर मैं तुमसे अब भी नाराज़ हूँ। तुम मुझसे इतने सालों तक दूर रहे, अब मुझसे मिलने भी नहीं आए, ना ही कोई लेटर भेजा। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। कहता है, क्या तुम्हारे राज्य में अपने मेहमानों को ऐसे ट्रीट किया जाता है? विंग अब ई की तरफ घूर कर देखने लगता है। तभी ई एक स्माइल करता है। वी उसको देखकर फिर से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी ई कहता है, मैं तो अपने दोस्त के लिए
खूबसूरत सा तोहफ़ा लाया था कि मैं उसको दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, पर जब मेरा दोस्त मुझसे बात ही नहीं कर रहा तो अब इस तोहफ़े का क्या फ़ायदा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये तोहफ़ा किसी और को दे दूँगा। तभी विंग ये सब सुनकर ई के तरफ देखते हुए कहता है, क्या तोहफ़ा? कौन सा तोहफ़ा? ई कहता है एक तोहफ़ा जो कि मैं तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन तुम्हें तो शायद वो चाहिए नहीं होगा, तो मैं किसी और को दे दूँगा। विंग कहता है, नहीं मुझे वो चाहिए। ई कहता है, क्या तुम्हें वो सच में चाहिए? विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। तभी ई कहता है, अच्छा तो तुम्हें तोहफ़ा चाहिए ना, तो फिर तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा। विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो ई कहता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें नहीं दिखाऊँगा। विंग अब हार मानकर ई से कहता है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तो दिखाओ तुम क्या लाए हो। अभी ई एक बड़ी सी स्माइल करता है और अपने पीछे से एक बॉक्स निकालता है और विंग की तरफ आगे कर देता है। विंग जैसे ही वो बॉक्स खोलता है वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर एक लॉकेट है जिसके ऊपर मून बना हुआ है। विंग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ये कितना खूबसूरत है। ई अपने मन में कहता है, हाँ पर तुमसे ज़्यादा नहीं। विंग ई की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? ई अपना सरना में हिला देता है और कहता है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। विंग अब उस लॉकेट को बाहर निकालता है और कहता है, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। ई कहता है, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। विंग कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद आया। विंग से कहता है, चलो अब इसे पहन कर दिखाओ। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसे पहनने लगता है। विंग जब उसे पहन लेता है तो इसे पूछता है, अब बताओ क्या ये मुझ पर कैसा लग रहा है। ई विंग को ही देखे जा रहा था। ई विंग को बहुत पसंद करता था पर वो विंग को कभी भी नहीं बता पाया। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। ई हमेशा से ही विंग को बताना चाहता था कि वो विंग को कितना पसंद करता है, और अब से नहीं, तब से जब ई ने विंग को पहली बार देखा था। पहली बार विंग ई के सामने जब आया था तब ई बहुत छोटा था, वो लगभग 5 साल का था। वो अपने फादर के साथ विंग के क्लैन में आया था। उसने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी दूसरी तरफ से विंग के फादर भी आ रहे थे जिनकी गोद में विंग था। ई जब विंग को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। विंग के फादर विंग को अपनी गोद से उतारकर ई के पास खड़ा कर देते हैं। ई अब उस समय भी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग बहुत ही क्यूट था, उसकी सिल्वर आइज उस पर जैसे जादू कर रही थी। विंग अब अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर ई के पास आता है और उसकी नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, तुम्हारी नोज़ तो बहुत मोटी है, बिल्कुल सूजी हुई नाक की तरह। और ऐसा कहकर विंग हंसने लग जाता है। तभी ई अपनी नोज़ को पकड़ते हुए कहता है, मेरी नोज़ मोटी नहीं है, तुम्हारे गाल मोटे हैं। और वो उसके चीक्स को पकड़कर हिलाने लग जाता है। विंग कहता है, मेरे गालों को छोड़ो। विंग और ई के फादर उन्हें ऐसे देखकर हंसने लग जाते हैं। तभी ई के फादर कहते हैं, ई विंग को तंग मत करो, उसे छोड़ दो। अपने फादर की बात सुनकर ई विंग को छोड़ देता है। विंग अपने दोनों चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम तो बहुत गंदे लड़के हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और वो अपने फादर के पीछे जाकर छुप जाता है। अभी ई के फादर ई से कहते हैं, देखो ई तुमने तो विंग को नाराज़ कर दिया, अब जाओ उसे मनाओ। ई अपना सर हाँ में हिला देता है और विंग के पास जाने लगता है, पर विंग अपने फादर के पैरों के आगे पीछे घूमने लगता है ई से बचने के लिए। ई कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम्हें गंदे लड़के हो। और वो ऐसे कह के भागने लगता है। ई कहता है, अरे नहीं मैं गंदा लड़का नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। विंग कहता है, नहीं मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। और वो फिर से भागने लगता है। ई कहता है, रुको, रुक जाओ। विंग अब वहाँ से भाग जाता है। ई भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। विंग को ई को ऐसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो भागता रहता है और ई उसके पीछे भागता रहता है। तभी ई बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और हांफने लगता है। ई अपनी थकी हुई आवाज़ में कहता है, रुक जाओ, मैं थक गया, रुक जाओ। विंग जब ई को ऐसे देखता है तो वो
ई की थोड़ी फिक्र करने लगता है तो वो ई के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? ई अपनी प्यारी वॉइस में कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और भाग नहीं सकता। विंग कहता है, अच्छा। और विंग उस ई की हाथों की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है। ई भी अब अपने हाथों को नोटिस करता है जहाँ पर चोट के निशान थे। ई विंग के पीछे भागते भागते एक बार गिर भी गया था, जिसकी वजह से उसके हाथों पर खरोंचों के निशान आ गए थे। विंग अब ई के हाथों को पकड़ लेता और कहता है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। ऐसा कहकर विंग अब ई के जख्मों पर फूंकने लग जाता है। विंग को ऐसा कर देखकर ई ब्लश करने लग जाता है। विंग अब ई की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? ई अपने ब्लशिंग फेस के साथ ही हाँ में अपना सिर हिला देता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। तभी विंग अपनी प्यारी वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं अंशु, सब ठीक कर देगी। ई अब विंग की तरफ देखने लग जाता है। विंग कहता है, चलो मेरे साथ। ई कहता है, पर कहाँ? विंग कहता है, चलो। और विंग ई को अपने हाथों से खींचते हुए ले जाता है। वो ई को आशु के पास लेकर आता है, जो कि शाओ की ग्रैंड के पास आता है और कहता है, हाँ राजकुमार, मैंने मान लिया आपने कुछ नहीं किया, आप नाराज़ मत होइए। विंग अपनी क्यूट सी वॉइस में कहता है, मैं कुछ नहीं करता, फिर भी सब कहते रहते हैं कि राजकुमार आप ही ने सब कुछ किया है। सब बुरे हो, मुझ जैसे छोटे से बच्चे को परेशान करते रहते हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ। विंग को ऐसे देखकर एक स्माइल करता और कहता है, ठीक है मत करिए, मैं आपके लिए जो डम्पलिंग लाया था वो मैं ई को खिला देता हूँ। कि ये बात सुनकर ई तुरंत शाओ की तरफ देखता है और उसके हाथ में जो ट्रे थी उसे पकड़ते हुए कहता है, नहीं मैं भी खाऊंगा, मुझे भी डम्पलिंग खाने हैं। अभी शाओ विंग से कहता है, अच्छा आप तो नाराज़ थे ना। विंग कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मुझे भी डम्पलिंग खाने हैं। शाओ और ग्रैंडमा शू दोनों ही विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। ई भी विंग को ऐसे देखकर एक स्माइल करता है। उसे विंग बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रहा था। शाओ अब ई को अपने पास बुलाता है। ई ग्रैंडमा शू ने ई की चोट पर मलहम लगा दिया था। ई अब विंग के पास जाकर बैठ जाता है। शाओ अब दोनों को ही डम्पलिंग सर्व कर देता है। दोनों ही बहुत ही मज़े से डम्पलिंग खा रहे थे।
ग्रैंडमा शू अपने किसी काम की वजह से वहाँ से चली जाती है। विंग और ये डम्पलिंग खा ही रहे थे, तभी अचानक से बरसात होना स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखकर विंग बहुत ही खुश हो जाता है। उसे बारिश में भीगना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। विंग शाओ और इसे कहता है, चलो बारिश में खेलते हैं। शाओ कहता है, नहीं राजकुमार, आप बीमार पड़ जाओगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रैंडमा भी कहती है, हमें बारिश में नहीं खेलना चाहिए, हम बीमार हो सकते हैं। विंग अब मुंह फुलाकर कहता है, पर मेरे को खेलना है। वो अब ई का हाथ पकड़कर कहता है, ई तुम तो मेरे साथ खेलोगे ना। ई विंग को मना नहीं कर पाता है और कहता है, ठीक है। विंग कहता है, देखो ई भी अब खेलेगा, शाओ तुम भी चलो ना। शाओ मना करता है, पर विंग जबरदस्ती उसे खींचकर बाहर ले आता है, जहाँ पर वो तीनों ही उछल उछल कर भीग रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। पहले शाओ विंग को मना करता है, पर बाद में उसे भी ये सब अच्छा लगने लग जाता है। तीनों ही बहुत देर तक बारिश में भीगते हैं। इधर क्वीन विंग को ढूंढ रही थी और उन्हें विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। उन्हें विंग की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। क्वीन के साथ ई की मॉम भी थी, वो भी ई को ढूंढ रही थी। ई भी उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था, दोनों ही बहुत परेशान थी। तभी क्वीन को ग्रैंडमा शू दिखती है। क्वीन उन्हें रोककर पूछती है। क्वीन ग्रैंडमा शू से कहती है, ग्रैंडमा शू क्या आपने विंग को देखा है? ग्रैंडमा शू एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ वो शाओ के साथ है। क्वीन के जान में अब जान आती है और कहती है, ओह मैं तो डर ही गई थी। तभी ई की मॉम कहती है, सुनिए क्या आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? उसका नाम ई है, वो भी नहीं मिल रहा है। तभी ग्रैंडमा शू कहती है, वो छोटा सा बच्चा वो भी वहीं शाओ के साथ ही है, वो तीनों ही साथ में मेरे ही रूम में है। क्वीन ली भी अब एक गहरी सांस लेती है, उनके जान में भी अब जान आ जाती है। क्वीन और क्वीन ली भी अब वो दोनों ही ग्रैंडमा शू के साथ अपने अपने बच्चे को लेने जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि तीनों ही बच्चे वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर डम्पलिंग की प्लेट अभी भी रखी हुई थी, जिसमें 2-3 डम्पलिंग अभी भी रखे हुए थे। विंग उन्हें बीच में ही छोड़कर बारिश में भीगने चला गया था। क्वीन कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ग्रैंडमा शू भी सोचती है, हाँ यहाँ तो कोई नहीं है, वो तीनों तो यहीं थे, आखिर कहाँ चले गए। क्वीन को याद आता है कि बाहर बारिश हो रही है और विंग को बारिश में भीगना बहुत पसंद है। क्वीन समझ जाती है कि विंग ज़रूर बाहर चला गया होगा। वो कहती है, ओह नहीं, विंग फिर से बाहर चला गया, मुझे पता है वो अपने साथ ई और शाओ को भी ले गया होगा। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। और क्वीन जल्दी से बाहर की तरफ भागने लग जाती है। क्वीन ली और आंट शू भी अब उनके पीछे चली जाती है। वो तीनों जब बाहर पहुंचती है तो वो देखती है तीनों बच्चे वहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोला बना के उछल उछल कर पानी में
नेक्स्ट पार्ट में। बाय।